नमस्कार, आपका बात 25 में स्वागत है। तो बात 25 में हम जो राजनीतिक माहौल है, देश में क्या चल रहा है जो है वो संसद का मानसून सेशन वो आरंभ हो चुका है। तो उसमें पिछले दिनों में कुछ ऐसी घटनाएँ हुई जो अप्रत्याशित थीं। अच्छा उनके कारण क्या थे? उनका आगे क्या प्रभाव पड़ेगा? उसमें कौन एक्सपोज़ हुए? कौन उसमें से मजबूत होके निकलेंगे? कौन शक्तिशाली बनेंगे? कौन निस्तेज हो जाएँगे? या किसी तरह से जैसे मानते हैं कि मोदी जी जो है वो हर एक जो चुनौती है उसको अपॉर्च्युनिटी में बदल लेते हैं। तो इन सब चीज़ों को समझने के लिए हमारे पास हैं बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार, चित्रकार, चिंतक और हमारे भाई साहब अशोक आत्रे जी। भाई साहब प्रणाम और स्वागत है आपका बात जी, 25। नमस्कार आपको। जी नमस्कार नमस्कार, सर। बात पची को नमस्कार, सभी दर्शकों को नमस्कार। जी सर। तो ये मानसून सेशन की शुरुआत तो इस बार हंगामा होने की थी, लेकिन इतना उलट-फेर किस्म का हो जाएगा, तो ये किस कारण हो गया भाई साहब? और इसमें क्या-क्या इसके आयाम हैं और आगे आने वाली राजनीति पे और पैंतरेबाज़ी पे उसका क्या फ़र्क पड़ेगा? तो उसको ज़रा समझाएँ। आपका स्वागत है भाई साहब बात 25। जी नमस्कार सब, माधव सिंह जी आपको बहुत बहुत नमस्कार। और इस सावन के महीने में जब पवन शोर करता है और फिल्मी गानों के साथ में लोग झूमने लगते हैं, सावन का हाँ, महीना पवन करे शूर, जीरा ऐसे झूमे जैसे वन में नाचे मोर। जी। तो वन में नाचने वाले मोर की तरह से प्रफुल्लता सर्वांगीण सारे समाज में, सारे राष्ट्र में, सारे वायुमंडल में फैल जाती है और हुँ, आनंद हुँ। की ऐसी लहरी चलती है, ऐसी फुहारें चलती हैं, ये लोग इसको पूरी तरह से एंजॉय करते हैं। तो जी। ये मैं मानता हूँ कि भारतीय जो 12 माह है, 12 मासा है, इसमें सावन जी। का महीना सबसे अधिक महत्वपूर्ण इसलिए है कि इसमें सभी मौसम नहीं, हुँ, हुँ। बरसात एक ऐसा मौसम है जिसमें सारे मौसम शामिल हैं, सभी रंग शामिल हैं। इसमें गर्मी भी है, सर्दी भी है, बरसात भी है और शीत का प्रभाव भी है। यानी सब कुछ, सारे मौसम का एक कल्मिनेशन, एकत्रीकरण सावन के महीने में हो जाता है। और फिर शिव जी। के साथ सब शिवव्रत हो जाते हैं, पूजा हो जाती है, महिलाएं अपने कलश लेकर के, महिलाएं अपना पूजा सामग्री लेकर निकल जाती हैं और सर्वत्र प्रसन्नता का माहौल फैल जाता है। और इसी दौरान में हम ये भी देखते आए हैं कि सावन का जो विशेष सत्र मानसून सेशन हम जो मनाते हैं, या जो अब हुँ। तक हमारी परंपरा में, प्रजातंत्र लोकतांत्रिक परंपरा में इस सेशन को विशेष रूप से महत्व दिया जाता है कि उसमें प्रश्न, विभिन्न प्रकार के प्रश्न, विभिन्न प्रकार की समस्याओं को अपने अपने क्षेत्रों से लोग उन समस्याओं को लेकर के आते हैं और उसके हुँ। सॉल्यूशन के लिए आगे पर्सपेक्टिव की अच्छी प्लानिंग होती है कि वर्षा इज द बिगिनिंग ऑफ एवरीथिंग, ऑल सीजन्स। सो इसके प्रोस्पेक्ट्स को देखते हुए पॉलिटिकल अवेयरनेस, सोशल अवेयरनेस, कल्चरल अवेयरनेस और इकोनॉमिक अवेयरनेस के साथ में हम आगे समाज के साथ आगे बढ़ते हैं। इसी मान्यता को, इसी परंपरा को लेकर के सेशन भी हमारा होता है और खूब हंसी खुशी से सारा सेशन निकल जाता है। ये देखने को हमें पिछले कई वर्षों से देखने को मिल रहा है, जब से मोदी सरकार आई है तब से बहुत अधिक संतुलित और बहुत अधिक कहना चाहिए कि व्यावहारिक तरीके से संसद की जो प्रणाली है, संसद की जो व्यवस्था है और संसद की जो सारी रूपरेखा है कार्यक्रम में, उसमें कई बार हमें विभिन्न प्रकार के अप्रोवर्स और असंतोष और विस्फोटक परिस्थितियां भी सामने आती हुई नजर आती है। कई बार बहिर्गमन हो जाता है, सांसद जो है वो अपनी बजाय समस्याओं को रखने के पॉलिटिकल कारण से बहिर्गमन कर लेते हैं और समस्याओं का बजाय समाधान होने के, प्रश्नों के उत्तर मिलने के पॉलिटिकल एक एजेंडा बन जाता है जिसका प्रभाव पूरे सेशन में चल पड़ता है। इसी सारे संदर्भों को देखते हुए इस बार भी एक अजीब बात ये हुई कि सेशन आने से पहले ही, यानी मानसून सेशन शुरू हुआ उसके पहले ही कुछ ऐसा हंगामा हो गया जिसकी कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी। और हुँ। आप जानते हैं कि उस हंगामे का क्या कारण, कि हंगामे का बहुत सीधा सपाट एक कारण ये था कि कुछ कारणों से, कुछ समस्याओं की वजह से, कुछ पॉलिटिकल सिचुएशंस की वजह से जो पिछले वर्षों में जो विकसित हुई, उन पॉलिटिकल सिचुएशंस की जगह वजह से, जिसमें न्यायपालिका भी शामिल है, जिसमें अपनी लोकतंत्र की प्रणाली भी शामिल है और पॉलिटिकल हमारे विचारधाराएं भी जुड़ी हुई है, उस सिस्टम को लेकर के कुछ असंतुलन सा पैदा हो गया। और इस असंतुलन की वजह से जो समस्याएं सामने आ रही हैं, विशेष रूप से उपराष्ट्रपति
जगदीप धनखड़ ने जो अचानक इस्तीफा दे दिया सेशन शुरू होने से पहले ही, और एक अजीब तरह की समीकरण की एक पॉलिटिकल ऐसी स्थिति पैदा हो गई जिसमें सर्वत्र सन्नाटा एक बार तो छा ही गया और ऐसा लगा कि पता नहीं ये क्या होने वाला है। इसकी पक्ष विपक्ष में दोनों तरह की बातें हुई, दोनों तरह से बहस हुई, दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बात कही, किंतु अभी लगभग स्टेटस को स्थिति तो है, किंतु मोदी सरकार ने, वर्तमान सरकार ने इसका सॉल्यूशन भी बड़ी तेजी से तुरंत तरीके से निकाल लिया है और आगे किसी प्रकार की संवैधानिक संकट की स्थिति आज पैदा नहीं हुई है, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही आगे किसी प्रकार की वैधानिक संवैधानिक संकट की स्थिति बन जाए ऐसी कोई स्थिति नजर नहीं आती है। तो ऑलमोस्ट ए सेफ गेम, एक सुरक्षित तरीका, संसदीय तरीके से हम लोग इसको, इस सिचुएशन को बहुत आसानी से ओवरकम कर लेंगे, ऐसी उम्मीद है। आप इस संबंध में यदि कुछ विशेष बात इससे जोड़ना हाँ, तो चाहें, आप कहना चाहें इसमें तो मोस्ट ये वेलकम। इस परिप्रेक्ष्य में ये जो परिप्रेक्ष्य है कि जी कोई चीज का पूरी तरह से उसका डिस्कशन की तो परिपाटी समाप्त ही हो चुकी है, क्योंकि जो जी लगातार शोर शराबा जिस तरह का हमको देखने को मिलता है, और जी। वो इसके कारण है कि कुछ लोग चुनाव हार रहे हैं, कुछ लोग चुनाव जीत गए हैं, जीतते आ रहे हैं। हम्म तो हम्म। अब उसमें कई तरह के संशय पैदा किए जा रहे हैं। तो एक ये बताएं कि क्या ये जो भी कुछ हुआ अभी, इसमें माननीय श्री जगदीप धनखड़ साहब की बड़ी मुख्य भूमिका रही। जी तो उसमें वो शायद जिस परिस्थिति में उनको लाया गया, जो लोग उनको लाए, उनके जी। साथ उन्होंने अपने किसी फितूर के चलते हुए और कुछ कलाबाजियों के चलते हुए कि देखिए कि इनके ऊपर सबसे हमले जिन लोगों ने किए, ये उन्हीं के हाँ साथ अपने फितूर के कारण जाके बैठ गए। तो ये ऑपरेशन फितूर हो गया। तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? हाँ, ये बहुत ही आकस्मिक रूप से हम तो अब तक सोच रहे थे कि हम ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के बहुत ही गंभीर चर्चा करेंगे और उसको आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि एक राष्ट्रीय नीति के रूप में हमने इसे एक्सेप्ट कर लिया है। किंतु हाँ, ऑपरेशन फितूर जो बाद में पैदा हो गया अचानक, बजाय ऑपरेशन सिंदूर के, तो हाँ, इसका तो पूरा श्रेय धनखड़ जी को इसलिए जाता है कि उन्होंने पता नहीं किस तरह से एकदम से पलटी मारी। जैसे आमतौर पर बिहार में ऐसा होता है, बिहार की जो राजनीति है उसमें बहुत पलटियां खाई जाती हैं, किंतु लोकसभा में ऐसी पलटी खाने वाली स्थितियां कभी कभी ही होती हैं। और इस बार विशेष रूप से उस व्यक्ति ने पलटी मारी जिसको पूरी तरह से कॉन्फिडेंस था। हालांकि ये मानते हैं कि उपराष्ट्रपति का जो पद है कोई राजनीतिक पद नहीं होता है और सभी प्रकार के पक्ष विपक्ष को दोनों को संतुलित करके काम करने के लिए संसदीय प्रणाली की सुरक्षा के लिए इस पद की कुछ जिम्मेदारियां रखी जाती हैं। किंतु ऐसा लगता है कि जगदीप धनखड़ ने किसी वजह से, किसी खास कारण से या किसी खास मनस्थिति में या किसी अलग तरह के वैचारिक किसी गठबंधन के वजह से कुछ ऐसा अचानक उनके साथ हुआ कि उन्होंने अचानक कहना चाहिए यू टर्न ले लिया और जो पॉलिटिकल सिस्टम जो सरलता से चला आ रहा था उसमें विशेष रूप से जो महाअभियोग की जो प्रक्रियाएं, जो समस्याएं थी जुड़ी हुई, जो एक खास प्रकार की न्यायिक उसको लेकर के भी थी और कुछ और दूसरे कारणों से भी महाअभियोग की कुछ बातें सामने आने वाली थी, उनको लेकर के जगदीश धनखड़ ने पार्टी पक्षधरता की तरफ उन्मुख होने की कोशिश की, जिससे वो एक्सपोज हुए और जिससे संसदीय व्यवस्था के लिए एक तरह का एक चुनौती प्रश्न खड़ा हो गया। और तो इसी एक बात वजह से ये ऑपरेशन फितूर जो है वो उनकी पर्सनल चॉइस या पर्सनल राजनीति या नीति या मानना चाहिए कि एम्बिशियस एक तरह का उनका ये जो पहल थी वो लगभग किसी रूप में स्वीकार नहीं की गई जनता ने और इसे रिजेक्ट कर। अब लगता तो ये है कि हुँ। जी तो ये कुल मिला के एक व्यक्ति जो एक परिस्थिति में देखिए, अब इनको ये मतलब वकील हैं, बहुत चतुर वकील हैं। और अगर हम्म ये देखा जाए कि देखिए, जहाँ तक मेरा आकलन है, आप और बताएँगे कि इनको जिस काम के लिए भेजा गया था बंगाल में, तो वहाँ पे इन्होंने दीदी की गालियाँ खाई सिर्फ़, और कुछ बहुत कर हम्म नहीं पाए। तो शायद हम्म दीदी जी की गालियाँ खाने का इनाम उनको ये मिला कि उनको उपराष्ट्रपति बनाया। और लेकिन उन्होंने संचालन, क्योंकि वहाँ बड़े-बड़े खिलाड़ी लोग हैं, आप देखिए कि
क्या कहते हैं वो अपने जया बहादुर किस तरह की परिस्थितियां क्रिएट करती हैं, फिर चिदम्बरम साहब भी है वहां पे, फिर वहां पे जी टिग्गी राजा भी हैं, फिर और कई तरह के जी वहां पे बड़े ही जी 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 अनुभवी और बहुत ही पढ़े लिखे और बहुत ही खिलाड़ी टाइप, तो उनको तो इन्होंने जी। अच्छा साधा। जिस तरह से इन्होंने जया बहादुरी गुड्डी जी के हाँ साथ हाँ में बिल्कुल। डील किया था, वो बहुत ही उत्तम था। उनको कह दिया कि यू डोंट सी व्हाट आई सी फ्रॉम दिस पोजीशन। ये उनकी दैट्स वेरी लैंग्वेज और गुड। उनकी परिस्थिति का वो करता। इट वाज वेरी लेकिन वेल हैंडल्ड। एटलीस्ट गुड्डी का जो टेम्परामेंट है, जिस तरह गुड्डी बिहेव करती है पॉलिटिशियंस के साथ में, दूसरे लोगों के साथ में, उसने जगदीप धनखड़ ने उसमें बहुत बैलेंस तरीके से उसका अवसर दिया। और अब तक की उनकी जो संसदीय जो व्यवस्था है, जिस तरह का उन्होंने कार्य किया, उसमें किसी प्रकार की कोई ऐसी शिकायत नहीं आती है, बल्कि ही हैंडल्ड इट वेरी वेल। पूरा हाँ, उन्होंने लेकिन जो अब तक के 3 साल निकाले, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ये जरूर है, कलकत्ता में एक अलग स्ट्रेटेजी थी, किंतु लोकसभा में जो यहाँ व्यवस्था थी, उसको ऑलरेडी लोकसभा में दोनों सदनों से, दोनों पक्षों से ये पारित हो गया था। महाअभियोग की बात, दस्तखत हो गए थे। फिर राज्यसभा में अलग से लाने का, या 66 या 63 मेंबर्स की अलग से दस्तखत लेकर के उसको एक पैरेलल लॉबी क्रिएट करने की कहाँ स्थिति पैदा हो गई। तो ये वो मेरे ख्याल चीजें में जो धनखड़ की जो चाल वो रही, या जो एक तरह से व्यवस्था नहीं रही या दबाव रहा, धनखड़ ने पता नहीं किस दबाव से उसमें सारा किया, ये समझ में नहीं नहीं आता। उसमें वो प्रेशर में, देखिए पहली बात तो जी ये है कि ये आरएसएस बीजेपी के क्षेत्र के नहीं है, और दूसरे जो लोग जी हैं मुख्य रूप से वामपंथी समाजवादी और कांग्रेस के लोग हैं, जो किसी को बिल्कुल। संघी और पेंट वाला बोलने लगते हैं ना, तो सामने वाला जी। जो कि पृष्ठभूमि से नहीं आता है, उसको लगता है कि मैं कहीं जाके गुलाम हो गया। और उनको अच्छा, वो जब माधव ऊपर सिंह जी, खड़े मैं हुए, और बताऊं आपको, निवेदन ये भी है कि उनका मजाक, उनको मिमिक्री की गई। जगदीश धनखड़ नहीं की तो कांग्रेस वालों ने और नहीं दूसरी मिमिक, इंडी इंडी गठबंधन ने जबरदस्त मिमिक्री की थी, और उसकी हंसी मजाक उड़ाई थी। और उसका वीडियो लेकिन उन्हीं के साथ, रिकॉर्डिंग जो है वो राहुल गांधी ने किया था। उसके लेकिन उन्हीं बावजूद के ये साथ कैसे में, उस पार्टी के साथ मिल गए, क्या हो गया, उसके क्या कारण थे, क्या समीकरण थे, अभी तक ये चीजें समझ में नहीं आ रही। पर लगता है कहीं न कहीं अप्रत्याशित रूप से, जिस हम जज के, या जिस वरिष्ठ उनके खिलाफ जो महाअभियोग लाने वाले थे, जिसके लिए दोनों पार्टियां एग्रीड थी, उसको उन्होंने अचानक टर्न कर दिया, उसका दिशा बदल दी। ये समझ वो में नहीं देखिए आया, ये ऐसा क्यों किया? वो सरकार को परेशानी में डालने की एक स्ट्रेटजी थी, और ये जी बहुत दिनों से कहा जा रहा है। इसका बहुत सारे लोग, जैसा सुनने में आ रहा है, इसकी प्रतीक्षा कर रहे थे, क्योंकि वो कह रहे जी थे कि ये 240 की सरकार है ना, ये तो किसी भी दिन भरभरा के गिर जाएगी। और उसमें जो बिल्कुल बीजेपी बिल्कुल में सही है। बहुत सारे जो लोग हैं जो कि संतुष्ट नहीं है, उनको मंत्री पद नहीं मिले हैं या कि उनकी और अपेक्षा पूरी नहीं हुई है, तो वो भी हम्म, इसका, और इस समय इनको इन पे जो हमले किए गए विपक्ष द्वारा, जी उस जी। हमलों में जब उनको संघी वगैरह कहा गया, तो ऐसा माना जाता है कि जो हम्म। राष्ट्रीय विचार का या कि आरएसएस बैकग्राउंड का नहीं है, तो उसको ये बहुत बड़ी गालियाँ लगती हैं। तो इन्होंने कहा भई मैंने ऐसा क्या कर दिया? तो फिर उसके बाद में ये हाँ जितने भी खिलाड़ी लोग हैं, उन्होंने कहा अब ये अब आ गए चक्कर में, तो उनसे समझौते के चक्कर में ये इस परिस्थिति में आ गए। फिर इनके कई और जो फितूर थे कि हम्म जो है हर ऑफिस में उपराष्ट्रपति की भी फोटो लगनी चाहिए। हुँ। हम्म फिर उन्होंने जो एक और महान काम प्रिविलेजेस किया, की बात की, दुनिया एक भर के महान, प्रिविलेज प्रिविलेज मिलना चाहिए। आई एम बिगर देन द प्राइम मिनिस्टर इन माय स्टेटस। ये सारी हाँ, तो बातें बड़ा, बड़ी अजीब और गरीब बातें उन्होंने की। ये इनके दिमाग में भरा गया है, या खुद का भी फितूर हो सकता है, या फितूर डाला गया है, या खुद भी उत्पन्न हो सकता है। दूसरी बात ये कि हाँ हाँ। कृषि कानून का किसी भी जो कृषि विशेषज्ञ हैं, जो न्यूट्रल हैं, जिन्होंने दुनिया की एग्रीकल्चर मार्केट और उसके मैकेनिज्म को समझा है, वो कोई भी जी आदमी उसमें कोई छोटी-मोटी गलती ज़रूर निकाल सकता है, लेकिन मुख्य रूप से वो एक ऐसा समय था, जहाँ हम्म कुछ लोगों ने आंदोलन करके जो उनको खुला बाजार मिल रहा था, उससे अपने आप को विमुक्त कर लिया एक राजनीति के चलते। और इसकी, ये जी तो नहीं कह सकते कि इनकी समझ नहीं है, ये तो बहुत चतुर हैं, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं, इतने बड़े वकील हैं, जाने-माने वकील हैं।
तो इन्होंने जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान का या कि सरकार का मजाक उड़ाया कि आप किसानों के लिए क्या शिवराज किया। सिंह चौहान को इन्होंने इस तरह ट्रीट किया जैसे वो हेडमास्टर हुए हैं और वो क्लास चला रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान जो इतने अनुभवी ये व्यक्ति हैं और जो खुद जड़ जमीन से जुड़े हुए हैं, जंगल से जुड़े हुए हैं, और उनकी अपने आप कर में बहुत कर अच्छी, ही इज वर्किंग वेरी वेल, उनकी उन्होंने इंसल्ट की लगभग, और उनको सिर्फ उन्होंने उन्हीं बहुत बुरी तरह, इट इज नॉट सिर्फ गुड, उन्हीं इट वाज के नॉट ए गुड। जिन लोगों ने आपको गुमनामी के दौर से निकाल के, चाहे कोई भी कारण हो, आपकी प्रतिभा को देखते हुए या आपकी उपयोगिता को देखते हुए आपको यहाँ लाके बिठाया है, आप उन्हीं के विरोध में चले गए। और जी जी इसमें कोई आदमी जो कि मतलब एग्रीकल्चर मार्केट का और मार्केट का एक्सपर्ट है, वो कोई हम्म, बड़ा इसके अंदर लोचा, कोई काला कानून निकाल ही नहीं सकता। ये सिर्फ बिल्कुल और सही कह रहे हैं। सिर्फ जो है, सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल स्लोगनरिंग है, जो कि मुख्य रूप से हम्म कौन चला रहे हैं, मैं बार-बार उनका नाम नहीं लेना चाहता, आपको तो पता है। तो ये उस सब हम्म, के झमेले में आ गए, यानी ही ट्राइड टू बी बिगर देन हिज शू। और हाँ हाँ, इनको जो परिस्थिति उनको देखिए, जैसे प्रधानमंत्री ने जो इनके बारे में लिखा है कि उन्हें बहुत सारे अवसर मिले, अवसर तो मिले, इन्होंने उनको उपयोग में लाते थे जी। नहीं, उन्होंने लाया, जैसे इन्होंने कम से कम राज्यसभा का जो अध्यक्ष का कार्य है, जो कि मॉनिटरिंग वहाँ पे है डिस्कशन की, वो उन्होंने बहुत की। उसको अब संभाला, ढंग लोग से आपको संभाला। कुछ लोग शोर ही मचाएँगे तो आपको उनको चुप करना पड़ेगा ना। अब शोर हाँ, मचाने ये की तो तो है। ये संसदीय प्रणाली की जो धज्जियाँ उड़ाई जा रही है लगातार शोर मचा के, वो एक अलग विषय है। तो इसको यही माना हम्म। जाए भाई साहब कि ये ऑपरेशन फितूर हो गया। नेचुरली, बट इस फितूर से मुक्ति भी इसलिए हो गई कि समय हाँ, रहते हुए इसको, इसके डैमेज कंट्रोल को संभाल लिया गया। और जो हाँ, मीटिंग बाद में राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो हुई दूसरे मेंबर्स के साथ में, और राजनाथ सिंह जी ने जिस तरह से 10-10 की अलग अलग ग्रुप बना करके लोगों को मैनेज किया, और पैरेलली एक स्ट्रेंथ बना करके इमीडिएटली उसको रिस्पॉन्ड किया, तो वो एक बहुत बड़ी राजनीति, एक तरह से एक सफलता से उसको टेक ओवर करने वाली बातचीत की। और जिस तरीके से इन्होंने ऑपरेशन फितूर शुरू किया, उसका हुँ। जवाब ऑपरेशन सिंदूर पे दे दिया सरकार। इसको और अब दैट ये वे मान लीजिए ऑपरेशन इट इज सिंदूर स्टिल 2। कंटिन्यूड एज ऑपरेशन सिंदूर, इट्स नॉट ऑपरेशन फितूर। हाँ, तो ऑपरेशन फितूर जो एक व्यक्ति का था और कुछ लोगों की महत्वाकांक्षाओं पे था, कुछ लोगों के कुंठा पे था, कि वो लोग सब लोग जो है जी। ना वो मतलब उनको ये आशा ही कभी नहीं रही कि वो इतनी दिनों तक सत्ता से दूर रहेंगे, क्योंकि सत्ता तो उनके घर हम्म की है। तो उन लोगों के हम्म चक्कर में ये आ गए और एक ऑपरेशन फितूर शुरू हो गया। अब आप ये बताइए कि क्या उनके साथ में बहुत सारे लोग कह रहे हैं जो कि एक विशेष मानसिक स्थिति से आते हैं, एक विशेष पॉलिटिकल नैरेटिव को पुश करते हैं कि बड़ा साहब इनके साथ बहुत बुरा हो गया। तो ऐसा कुछ आपको हम्म। लगता है कि इनके साथ कुछ बहुत बुरा हो गया? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, बहुत बुरा होने वाली तो स्थिति थी नहीं, बल्कि हुँ, मोदी सरकार ने और दूसरे मेंबर्स ने किसी प्रकार से ऐसा कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं किया, रिएक्ट ही नहीं किया, जैसे लगता हो कि कोई किसी तरह की कोई बात आउट ऑफ द वे जाकर के उनके खिलाफ कुछ बात कही गई है, बल्कि सीरियसली इनको स्टेटस को उन्होंने एज इट इज स्वीकार किया है। और ये एक बहुत सहज और सरल बात हुई, इसमें कुछ नहीं हुआ। ये जरूर है कि कांग्रेस के सरकार की तरफ से, या जो इंडी सरकार है, उनको जरूर इस सारे प्रसंग में एक कहना चाहिए कि एडवांटेज ये मिल गया कि उन्हें लगा कि जिस प्रकार से एक बड़ी उन्होंने पॉलिटिकल जो एक पावर थी उसको उन्होंने थोड़ा विचलित कर दिया है, उसको थोड़ा धक्का पहुंचाया। इसका असर भाजपा की या एनडीए सरकार पर कतई नहीं हुआ, बल्कि स्ट्रेट फॉरवर्डली सेफ गोइंग सारी स्थिति लगती है। तो भाई साहब आप थोड़ा फ्रेम से बाहर निकल रहे हैं, आप सेंटर की तरफ आएँ ज़रा। फ्रेम से अच्छा, बाहर ये जा ठीक रहे है। हैं आप। थोड़ा और, इट्स थोड़ा ओके। और। नहीं, दूसरी तरफ, दूसरी इधर। तरफ। तो और नहीं, नहीं उल्टा जा रहे हैं आप। इधर, इधर, इधर। ओके ओके, सॉरी। हाँ, इट्स ओके। तो अब हाँ, या दिस इज़ ओके। तो ये जो बात ये है कि ऑपरेशन फितूर का उत्तर, प्रत्युत्तर जो है वो मोदी जी ने अच्छा फिर ये क्या आप ये समझिए कि इस अपॉर्च्युनिटी को ये जो चुनौती है इसको हम्म। एक अवसर में मोदी जी बदल लेंगे, कोई ऐसा आदमी लाके बिठा दें, जो कि ये जिनके इनसे परेशान है वो उसके सामने तो शायद खड़े भी नहीं हो पाएँगे।
मेरे ऐसी ख्याल बातें में नहीं, मैं ऐसी ये तो बातें नहीं जब जानता कि इसका पॉलिटिकल सॉल्यूशन कैसे होगा, और डेमोक्रेटिक हमारी सिस्टम में ही चूंकि इसकी सारी परिस्थितियां और अल्टरनेटिव्स बहुत स्पष्ट हैं, संसदीय प्रणाली इसके लिए सक्षम है। और नहीं, जिस तरह से उप भाई साहब एक नाम ले रहा हूँ मैं, एक नाम ले रहा हूँ, हाँ जी जिसकी चर्चा चल रही है, चाहे हो सकता है वो पूरी की पूरी अनुमान है एक। अगर जी। इस जगह पे आरिफ मोहम्मद खान आ गए तो क्या होगा? नहीं, ये तो मेरे ख्याल में इसका केवल आप आरिफ मोहम्मद खान का तो शायद इसलिए नाम ले रहे हैं कि वो एक अपनी तरह से बहुत अच्छी तरह से पॉलिटिकल मैन्योरिंग करते हैं, कम्युनिकेट अच्छा करते हैं, सिस्टम का को फॉलो करते हैं, और वो शायद किसी न किसी रूप में, किंतु मेरे ख्याल में अभी इस नाम को लेकर के कहीं चर्चा नहीं हो तो ज्यादा अच्छा, अच्छा है, नहीं, क्योंकि मैं इसको कह रहा लेकर हूँ क्योंकि स्पष्ट स्पष्ट नहीं, स्थिति नहीं, नहीं बनती है। एक अनुमान है, उस अनुमान पे देखिए हमारे तो यहाँ राजस्थान से भी कुछ लोगों का नाम लिया जा रहा है और कुछ ये लोगों का दूसरी दूसरी जगह मोदी से। सरकार में जी ये पता ही नहीं चलता, ये आपको और हमको मालूम है। जी जी। कोई एकदम से इसलिए नाम आ नाम जाएगा। लेने की बजाय तो हम देखें, वेट एंड सी ज्यादा बेटर, वेट एंड वॉच ज्यादा बेटर है बजाय नाम लेने के, फिर फ्रेम क्योंकि से बाहर नाम जाने शायद का, हमारे फ्रेम हम से बाहर किसी जा भी रहे हैं। ऐसे नाम को शायद फाइनल नहीं कर पाएंगे जिसका नहीं, हमने जिसकी फाइनल करा, मानसिकता हम मोदी हम सरकार नहीं में फाइनल, बनी हुई है। हम तो नहीं फाइनल कर रहे, हम तो एक परिस्थिति भाई साहब फिर फ्रेम से बाहर जा रहे हैं आप, अच्छा, तो फ्रेम आई से एम ओके बाहर जा नाउ। रहे अब तो हैं, थोड़ा ठीक सा है। और। हाँ, अब ठीक है, अब उस तरफ अच्छा, ना अब मैं जाए। नहीं, अब मैं खिसकूंगा जी, बताएं, इसको काट लेना, आप तो एडिट कर लेना। हाँ, तो अब इसके मतलब ये हुआ कि ये ऑपरेशन फितूर हो चुका है और आगे इसके कैसे पन्ने खुलेंगे, उपराष्ट्रपति के जो चुनाव है उसकी प्रक्रिया आरंभ होने को है, तब ये नाम सामने आ जाएगा और तब फिर मालूम जी पड़ेगा कि जो नया व्यक्ति आने वाला है, वो इनके लिए जिन लोगों ने धनखड़ साहब से साँठ-गाँठ करके ये परिस्थिति का एक उलट-फेर का जो क्या कहते हैं योजना बनाई, वो व्यक्ति इनकी शायद अप्रोच से भी बाहर होगा। निश्चित रूप से। और वो मैं इनकी मानता हूं कि बहुमत सरकार के पास बहुत सारे विकल्प हैं। और दूसरा, मोदी की जो एक तरीका कार्यप्रणाली रही है, वो मोदी निश्चित रूप से कुछ ऐसे लोगों को भी कई बार लेकर के आता है जो कि पार्टी से अलग होते हैं। इवन आरएसएस से की जो प्रक्रिया है या नीति है, उससे भी कुछ हटके लोगों को भी सिलेक्शन मोदी करता है। किंतु इस बार सरकार मेरे ख्याल में कोई बड़ी रिस्क लेने वाली नहीं है, और नीति पर जो भी फैसला होगा वो पूरी तरह से राष्ट्रीय विचारधारा से को जो समर्पित लोग होंगे, या राष्ट्रवाद की तो मैं बात नहीं करता, किंतु राष्ट्रीय विचारधारा से जुड़ी हुई जो नीतियां हैं सरकार की, उनसे जुड़े हुए व्यक्ति का ही इसमें शायद तलाश की जाएगी, और शायद एक्सपेरिमेंट नहीं होगा, ऐसा मैं मान के चलता ठीक है हूं। मैं भाई तो ये साहब। मानता हूँ कि बियॉन्ड पार्टी शायद किसी का चयन नहीं होगा, या बियॉन्ड, मैं आरएसएस की बात तो नहीं करता, आरएसएस भी पार्टी का एक अंग ही है, किंतु नहीं, बियॉन्ड पार्टी लाइन शायद शायद आरएसएस कुछ में आगे भी नहीं। दो ऐसे उदाहरण हैं, कल्याण सिंह जी का और उमा भारती जी का, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल कि बिल्कुल। वो भी कैपेबल लोग हैं बिल्कुल। वो अपने फितूर के कारण कहीं और चले गए। तो उमा भारती जी का बहुत अलग रहा, कल्याण सिंह जी भी बिल्कुल अलग चले गए, बात सही कह रहे हैं आप। हाँ, हमारे यहाँ से भी कुछ लोगों, अब नाम लेना शुरू कर रहे हैं, तो घनश्याम तिवारी का भी लोगों ने नाम नहीं, उछाला नहीं, है, नहीं, मुझे पता नहीं। ये कोई ये ऑपरेशन दूसरा, फितूर के आगे का दूसरा अध्याय शुरू हो जाएगा। हाँ, वो बाद में उसमें चर्चा। और भाई साहब फिर अपन जो है वो बीकानेर टेल्स को उसमें बातचीत अपन हाँ, निश्चय ही बीकानेर टेल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। जय जंगलधर बादशाह, जय जंगलधर राज की बात जय करेंगे। जंगलधर बादशाह, जय और जंगलधर करणी बादशाह पे माता की अपन जय, जय जंगलधर बादशाह, बीकानेर की जय हो, हमारे हाँ, अब जंगलधर फिर राज की जय। फ्रेम से फिर बाहर जा रहे हैं भाई साहब, फ्रेम से फिर बाहर जा रहे हैं। अच्छा, नाउ नाउ इट्स ओके, आई एम, थोड़ा सा मैं शिफ्ट कर लेता हूँ, मैं बैठा हुआ कुर्सी पर नहीं बैठा हूँ, मैं बिस्तरे पर बैठा हूँ, इसलिए दिक्कत हो रही है। नहीं, कुर्सी पे बैठना ज़्यादा बेटर रहता है इस तरह के उसके लिए। कुर्सी पर मैं बैठ ठीक है जाता भाई तो साहब, ज्यादा ठीक, मैं दिस तो ओके एंड ये आई थिंक दिस इज ओके। आपसे यस, बातचीत यस। बहुत सही तरह से हो गई, और कुछ लोगों को हम लोग कम्युनिकेट कर पाए, जी, संप्रेषण जी। कर पाए, और कुछ फैक्ट्स को लेकर के आगे और चर्चा करेंगे, कोई दिक्कत की बात जी, 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 जी। और जय जंगलदार बार स्थापित नहीं। करनी है हमें जल्दी। जी नमस्कार। धन्यवाद, आपकी धन्यवाद जय भाई हो। साहब आपका, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जो है प्रकाश डाला, कई बातें समझाई, तो आपके पास फिर थैंक यू। लौटेंगे, बीकानेर के बारे में बात करने के लिए और जय जंगलदार बादशाह में बात करने के लिए। जय तो जंगल बादशाह, जय हो, धन्यवाद और जय नमस्कार हो। भाई साहब। नमस्कार, जी। नमस्कार।
तो ऑपरेशन फितूर यानी कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद में जो कि पाकिस्तान की आतंकवादी कार्रवाइयों के खिलाफ हुआ था, हमारे देश में भी कुछ उथल-पुथल करने के अब राजनीति है। राजनीति में ये सब लोग चलता रहता है, लेकिन उसके कारण से जो भी कुछ हुआ, वो जो है वो एक अलग उसमें चला गया है और उसके ऊपर प्रकाश डालने के लिए हमारा साथ थे वरिष्ठ पत्रकार, चित्रकार, कलाकार और चिंतक श्री अ, अशोक आत्रे जी। तो हमें आशा है कि बातचीत आपको पसंद आई होगी, तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें, लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।